खेती किसान और आंदोलन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है, खैर मक़दम है और आपका वेलकम है। पार्ट 1 में हमने ज़िक्र किया कि जो खेत साइज़ है वो कम क्यों है, चूँकि 7 हेक्टेयर ज़मीन 1971 में जब सीलिंग हुई थी तो उस बात को 50 साल हो जाएंगे, तो अब उनकी औलादें वगैरह होकर तो हमारे जोत का जो साइज़ है, एक किसान के पास जो ज़मीन होती है वो काफ़ी कम है। थोड़ा सा वेरिएशन है, जैसे कि पंजाब हरियाणा में कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, यूपी में कम है लोगों के पास, वो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। कल जो हमने बात की थी एमएसपी की, तो उसमें बात ये हुई थी कि जो एमएसपी मिलता है, जैसे कि गेहूँ जिसकी हम तरह तरह की चीज़ें अपने घर में बनाकर खाते हैं, चाहे वो हर्थ ब्रेड हो या फिर ओवन ब्रेड हो या किसी भी किस्म की हो, पिज़्ज़ा हो या फिर आप बेगल खाएं या फिर आप जो है पास्ता खाएं, तो उसमें सब में गेहूँ, केक बनाएं, गेहूँ का इस्तेमाल होता है। उसी गेहूँ की जो कीमत किसान को मिलती है वो क्विंटल के हिसाब से वो बेचता है। तो जो एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस साल जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था या है कहिए, मतलब वीट का, वो 1975 पर क्विंटल है, 100 किलो एक क्विंटल। तो यानी कि 19 रुपये 75 पैसे किलो उसको मिलेंगे अगर वो एमएसपी पर बेचता है मंडी जाकर। और मंडी में जो है वो तकरीबन 6%, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो वहाँ पर जाकर जब बेचता है, जिसको मंडी भी कहते हैं आम भाषा में, तो उसको 6% टैक्स देना पड़ता है, सेस है और सर्विस टैक्स है, प्लस 2.5% आड़तीये जो वहाँ उससे ख़रीदते हैं। लेकिन जो मंडी के अंदर होता है वो ज़्यादातर एमएसपी के ऊपर बेचा जाता है। तो इसलिए जो किसान चाहता है कि मंडी वहाँ बनी रहे सरकार की। अब इस पर हम आगे और बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि एमएसपी जो है, जैसे कि वीट का या फिर धान का जो है वो 1868 है इस साल। जो मेज़ है जिसको हम मक्का कहते हैं, वो 1850 उसका है। और हम लोग तरह तरह से वो खाते हैं उसको, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, है ना, कॉर्न ऑयल भी बनाते हैं, बायोफ्यूल भी बनाते हैं, और वो एक तरीक़े से वो एथनॉल भी बनाते भी हैं कुछ, और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है कॉर्न। और जो पोल्ट्री है उसके फीड में तो इस्तेमाल होता ही है। तो जो पिछली बार भी जिक्र किया था कि जो एमएसपी है उसको CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये डिसाइड करता है 2 बार साल में, रबी और खरीफ में। लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं है कि अगर कोई भी आड़तिया या कोई मतलब बाहर वाला अगर एमएसपी से नीचे ख़रीदता है तो उसको कोई सज़ा हो या उस पर कोई जुर्माना हो। तो कोशिश करता है, अब जैसे वीट और जो गेहूँ और धान जो है, गेहूँ और चावल कह लीजिए, तो वो गवर्नमेंट ख़रीदती है, वो एमएसपी पर ख़रीदती है। पिछली बार में ये बात हुई थी कि स्वामीनाथन कमेटी ने बताया था कि A2 क्या है, कि मतलब जो लेबर लगाकर फर्टिलाइज़र, सीड्स, वो A2 कॉस्ट कहलाती है। A2FL यानी जिसमें फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं, वो अगर मिला लें तो फिर A2FL हो जाती है। C2 वो होती है जिसमें कि ज़मीन का किराया हो जाए। एक और कमेटी थी जिसने अपनी रिपोर्ट 2015 में दी थी, शांता कुमार कमेटी है, उसने ये कहा है कि जो
14% पैडी और जो वीट फार्मर हैं, यानी कि गेहूं और धान वाले जो फार्मर हैं, सिर्फ 14% वो गवर्नमेंट को बेच पाते हैं सिर्फ अपनी फसल। और उनमें से भी जो है वो टोटल फसल का यानी कि 27 से 35% जो है वो, यानी 27 से 35% जो है अपने प्रोड्यूस का, उसका एमएसपी उन्हें मिलता है। तो टोटल अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है, जिनके घर खेती होती है, तो वो घराने जो हैं वो सिर्फ 6% ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट को अपनी फसल गेहूं और धान की वो बेचते हैं। अब हम थोड़ा सा चूँकि डिटेल में जा रहे हैं तो मेरे पास डेटा है जो कि कहीं पब्लिश्ड नहीं है, ये रॉ डेटा है जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया गया है और इसी साल का डेटा है धान की फसल का। कि बीघा अब हमने पहले डिस्कस कर लिया है, बीघा कितने, यानी कि 6.15 बीघा 1 एकड़ माना जाता है। तो 1 बीघे का हिसाब हमने लिया था और इसको हम बाद में कैलकुलेट भी करेंगे। तो जैसे कि पहले आसानी की बात हुई थी, जैसे चावल अगर बोना है, चावल उगाना है किसान को, तो वो पहले धान जो होता है जिसके ऊपर कवर होता है उसकी वो बेर डालता है। तो अगर 1 बीघे में उसको करना है तो उसने बेर डालने से पहले उसको जोतता है, 3 बार जोता, 300 रुपये उसके हो गए, जुताई आजकल ट्रैक्टर से होती है। उसके बाद उसने 60 रुपये की बेर लगाई, 4 मरतबा पानी देना पड़ता है। पानी यानी कि धान की खेती को बहुत चाहिए होता है। इसकी बात आगे भी होगी कि क्यों मना कर रहे हैं कि धान ज़्यादा नहीं होगा। 4 मरतबा बेड़ को पानी दिया, यानी कि जब उसके अंदर से अंकुरण हुआ और वो पौधा निकल कर आया, धान के बीज कह लीजिए, धान में चावल में से निकला, 4 बार उसको पानी दिया। फिर उसको ट्रांसफ़र करना होता है। पहले तो आपने बहुत करीब करीब लगा लिया, जैसे धनिया आप अगर उगाते हैं या पुदीना अपने गमले में अगर लगाते हैं तो करीब करीब होता है। लेकिन जब वो हो जाता है बड़ा, तकरीबन यानी कि 1 फीट का या 6 इंच से 1 फीट का, तो फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए फिर उसको जो है वो फिर से जोता जाता है, उसमें पानी डालकर जोता जाता है इस बार खेत को, और उसको भी 2-3 बार जोता जाता है। तो 300 रुपये उसकी जो है कदहर कहते हैं उसको, तो कदहर, उसमें कदहर में पानी 225 रुपये का बताया गया। उसके बाद एक एक जो उसका प्लांट होता है, यानी कि एक चावल से जो अंकुरण हुआ एक धान से, तो उसको लगाकर वो, चूँकि जो कदहर होता है वो इतना सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी कि हाथ से लगाते हैं। वो एक हमारे यहाँ मशीन से अभी नहीं लगता है, तो हाथ से वो मज़दूर बुला के लाते हैं, लड़के बच्चे बच्चियाँ, तो वो एक एक करके तेज़ी से लगाते हैं, लेकिन हाथ से एक एक धान का पौधा लगाया जाता है। 560 रुपये इसके हुए। उसके बाद डीएपी होती है वो डाली जाती है, 175 उसके हुए। यूरिया 18 किलो बताया गया, 117 वो बाद में लगाया जाता है। फिर जिंक जाइम 150 रुपये का। पेस्टिसाइड लगाया किसान ने 75 का। ये पूरे अपने 3-4 महीने के दौरान जो है वो सब लगा रहा है। 4 मरतबा पानी फिर देना पड़ा। अब आप देख लीजिए 12 बार हो गया पानी। 375 रुपये उसके लगे। उसके बाद जब फसल हो गई तो फिर कटाई के दूसरे 300 रुपये दिए। अब इसके अंदर अगर बारिश हो गई तो फिर पानी कम लगेंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अभी भी जो खेती है वो मतलब बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर इसमें पानी बारिश होती रहे, इसीलिए बरसात में होती है, और जहाँ पानी खूब होता है वहाँ पर धान की खेती की जाती है। तो ये टोटल जो हुआ 1 बीघे का खर्चा आया 2712 रुपये। पैदा कितना हुआ? 2 क्विंटल 1 बीघे में। जो एमएसपी है 1868, उस पर तो बिका नहीं। जो अभी ये बेचा गया वो भी बराबर वाले जो उत्तराखंड है उसमें थोड़ा सा मंडी में प्राइस ज़्यादा था, तो यहाँ से भरकर ट्रैक्टर और ट्रॉली से लेकर गए और वहाँ बेचा गया। कीमत कितनी पड़ी मंडी में? 1400 रुपये।
1400 रुपये क्विंटल। एमएसपी क्या है? 1868। टोटल यानी 2800 रुपये का एक बीघे की फसल बिकी। लागत कितनी थी? 2712, अगर बारिश ना हो। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, कहीं घर के लोग हैं तो वो एक एवरेज वो लगाया गया है। अगर हम इसको एकड़ में ट्रांसफ़र करें सारी चीज़ को, तो ये एक एकड़ में तकरीबन ये हो जाता है, इसका हिसाब 16,000 की लागत। और अगर यानी कि जो एमएसपी पर बेचा गया 1 एकड़ का, तो फिर 21,525 का बिका, यानी कि 542 रुपये की इसके अंदर जो है वो उसको मुनाफा मिला। लागत का 3%, 3.2%। ठीक है। अगर जो मतलब एमएसपी से नीचे बेचा गया, लेकिन अगर एमएसपी पे बेचा गया तो फिर उसको 29% मुनाफा मिला। तो इस हिसाब से जो बात हो रही है कि उसकी जो कॉस्ट है, जो एमएसपी है, इसमें इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जो बताई गई कॉस्ट और जो उसने बेचा, अगर उसको एमएसपी मिल गया तो उसको 30% A2 पर ये है, 50 अभी भी नहीं है। अगर हाँ बारिश हो जाए तो शायद 50 हो जाए। तो आप कहते होंगे, सोचते होंगे कि यार 1 एकड़ तो जगह है, मतलब 1 हेक्टेयर यूपी में जैसे कि एवरेज किसान के पास जगह है, मतलब खेती की ज़मीन है, और उसको जो है वो 4,000 रुपये यानी 5,000 रुपये के हिसाब से 1 एकड़ में फ़ायदा हुआ अगर एमएसपी भी बिका। तो अगर 1 हेक्टेयर उसकी जोत है तो यानी कि 5, 10, 12,500 रुपये उसको मिला फ़ायदा 4 से 6 महीने में। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ही है। अगर कभी बारिश अच्छी हो जाए तो वो बात है, नहीं तो ये एमएसपी जैसे पहले कहा हमने कि हर चीज़ नहीं ख़रीदी जाती। अब ये कहा जा रहा है कि धान जो है वो अच्छा खासा ज़्यादा पैदा हो रहा है हमारे पास, हम आत्मनिर्भर हैं, बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं चावल, उस पर भी बात होगी। तो ये कि अब धान की खेती कम करो, चूँकि जो है वो वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है ना। बहुत ज़्यादा अगर पानी आप निकालेंगे तो फिर नीचे से ही पानी ट्यूबवेल से होता है, तो वो प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट जो है, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप धान की जगह कुछ और लगाएंगे तो हम आपको 7,000 रुपये पर एकड़ देंगे हर साल। ठीक है, तो 7,000 रुपये की बात हो रही है 1 एकड़। तो अगर उसके पास 1 हेक्टेयर है तो 7 दूनी 14, करीब 20,000 रुपये उसको मिलेंगे अगर वो धान ना लगाकर कुछ और लगाता है। अच्छा, रुपए जो हैं वो किसान के पास कम ही होते हैं। अब जैसे मैं एक आपको मिसाल आपसे ही पूछ रहा हूँ, आजकल गोभी चल रही है, फूल गोभी जिसे कॉलीफ्लावर कहते हैं। आप ख़रीदते होंगे कहीं 10 रुपये, कहीं शहर में 20 रुपये भी मिलती होगी, 15 रुपये भी मिलती होगी। आपको मालूम है कि किसान कितने की बेच कर आता है? अभी मैंने 16 यानी आज, यानी कि इस 3 दिन पहले 16 दिसंबर को मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, ई-नैम कहते हैं, आप भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मंडी। तो जो यूपी की, वेस्टर्न यूपी की मंडी, एक बरेली की मंडी है, उस पर मैंने कॉलीफ्लावर का रेट मालूम करना चाहा। तो 16 तारीख का जो उनका रेट है थोक का, वो होल्ड योर ब्रेथ, 200 रुपीज़ फॉर 1 क्विंटल कॉलीफ्लावर। तो अगर उसने वहाँ बेचा जाकर, पूरी लागत लगाकर, ट्रांसपोर्ट अपना लेकर गया, 1 क्विंटल पे 200 रुपये मिले उसे। आप समझें, 2 रुपये किलो बेच कर आया। अब
थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ कि ये रुपए की आप कहते होंगे ये दो इतने तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ही है। देखिए, अभी आपने पीएम किसान सम्मान निधि की बात तो पिछले साल से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 6,000 रुपये का मतलब बात कही थी और इलेक्शन से पहले देना शुरू कर दिए थे। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में आते हैं। जिसकी जो जोत है, जिसके पास लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट 2,000 रुपये पहुँचते हैं 3 महीने पर। तो एक साल में 6,000 रुपये। अगर आप उसको दिन से करेंगे तो 16 रुपये 40 पैसे आते हैं पर डे, वहाँ से आ रहे हैं। तो रुपए अभी भी किसान की ज़िंदगी में ऐसे ही आते हैं, जो कि हम शहर में अगर रहते हैं तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी हम उसकी भी बात करेंगे कि वो कल रह गई थी पिज़्ज़ा और वो करके फार्मर कैसे आ रहे हैं। तो हर फार्मर रिच नहीं है, ज़्यादातर हमारा फार्मर जो है वो बहुत गरीब है। और इस गुर्बत का मतलब अच्छा नहीं लगता कोट करते हुए, लेकिन डेटा की जब बात होगी तो डेटा प्रेजेंट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ किसान आत्महत्या करते हैं। एक साल में 10,281 फार्मर्स ने सुसाइड किया। और ये डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का है। अच्छी बात यह है कि कम हुई हैं, मतलब 10% डिक्लाइन हुआ है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। ज़िंदगी सबसे ज़्यादा प्यारी है, ज़िंदगी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में 2019 में 3,927 सुसाइड्स की गई। ऑल इंडिया 10,281। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कि ऐसा ना हो, किसानों की आमदनी बढ़े और डबल इनकम करने का वायदा भी किया गया है। तो उस दिशा में काम भी करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी तक जो हमने डेटा देखा इस पार्ट में और अगले पार्ट, इस पार्ट में और पिछले पार्ट में, ये तो इससे जाहिर हो गया कि हालात किसानों के अच्छे नहीं हैं। एज इट इज़ में प्रॉब्लम है, चेंज होगा। अब कैसे चेंज करना है वो एक अलग बात है। तो इस गरीबी को दूर करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा, जो हमने बात की थी पिछली मर्तबा में कि बंगाल फैमिन की बात की थी 1943 बिफोर इंडिपेंडेंस, शॉर्टेज हुई थी 1964 में। उसके बाद हमने बात की थी कि फिर इंपोर्ट किया गया था 10 मिलियन टन अमेरिका से, तो वो शॉर्टेज ख़त्म हो गई थी और फिर हमारे यहाँ हरित क्रांति आ गई थी। अभी पिछले दशक में एक बहुत अच्छा कानून बना 2013 में, दशक क्या बल्कि 7 साल पहले, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू फूड। इसके तहत यानी कि गवर्नमेंट जो ख़रीदती है, अभी जो बात हो रही थी, धान और गेहूं और कई जगह पर चने और पल्सेस भी और एडिबल ऑयल भी, ये ख़रीदती है MSP पर, या जो भी उसको मिले ख़रीदना है उसको, और फिर लोगों को तकसीम करती है राशन के ज़रिए। इसको कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब जो है उसका नाम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके अंदर 1 किलो राइस जो है वो 3 रुपये किलो 3 रुपये का मिलता है। गेहूँ गरीबों को यानी राशन की दुकान पर 2 रुपये किलो मिलता है, और जो कोर्स मोटा अनाज है वो 1 रुपये किलो मिलता है। 5 किलो हर महीने हर आदमी को मिलता है जो भी पावर्टी लाइन से नीचे है।
अलग अलग राशन कार्ड होता है, उसके हिसाब से मिलता है। इसमें सेंटर जो है वो ख़रीदती है, FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है स्टोर करता है, प्रोक्योर करता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी करता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये एक बहुत बड़े दुनिया का सबसे बड़ा ये जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें स्टोरेज में प्रॉब्लम होती है, जितने का वो ख़रीदती है वो तो बांटने के लिए ही ख़रीदती है, लेकिन उसको जो रखने के लिए तकरीबन 40% से ज़्यादा गवर्नमेंट को या FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको जो है वो एक्सपेंस करना पड़ता है उसके ऊपर, उसको ख़राब ना हो, फिर भी ख़राब हो जाता है। यानी कि 1/3 पिछली बार में बात हुई थी, जो फूड है वो ख़राब हो जाता है। उसके अंदर सब्जियां और वो भी शामिल हैं, लेकिन अच्छा खासा वो ख़राब होता है। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि प्रिक्योरमेंट ऑफ वीट जो है गवर्नमेंट के ने इस साल जो है करीब 39 मिलियन टन वीट का किया, 45 मिलियन टन राइस का किया। अच्छा, जो ख़रीदती है वो उसके अंदर एक तो ये PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अलावा मिड डे मील स्कूलों में बच्चों को खाना भी देती है, तो उसमें ख़र्चा होता है गवर्नमेंट का। और जो है इसका भी डेटा है, 2019-20 में 22 मिलियन टन PDS में हुआ, 1.18 मिलियन टन मिड डे मील में हुआ और 3.63 MMT जो है मतलब मिलियन टन, उसको मेट्रिक टन भी कहते हैं अमेरिकन, ये जो है ओपन मार्केट सेल स्कीम में मतलब इसको गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी। अब जो है कभी कभी हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं कि इतना मतलब गेहूं और चावल है, ख़राब हो रहा है, बांट दो, क्यों रखे हुए हो, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं अक्सर। तो होता ये है कि अगर जिस तरीक़े से बट रहा है और जो लिया गया है, अभी धान की चली रही है, कुछ जगह ले लिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए लिया जा रहा है। तो अप्रैल 2020 ये फिगर जो है, ये वायर का जुलाई 2020 का ये एक आर्टिकल है जो सिराज साहब और जुगल साहब ने लिखा है। उसके अंदर वो कहते हैं कि 26 मिलियन टन वीट होगा FCI के गोडाउन में अप्रैल 2021 में, जबकि जो बफर नॉर्म है हमारा वो सिर्फ 7 मिलियन टन का है। इन केस अगर फसल ख़राब हो जाए, बाहर से ना आ पाए, तो अपने आबादी को खिलाने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि भाई खाना रखे वो, कोई और अनवांटेड सर्कमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं। अप्रैल 2021 में राइस हमारे पास 37 मिलियन टन होगा, बफर जो हमारा नॉर्म है वो सिर्फ 13 है, 3 गुना यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा है उसमें होगा। अब हम बात करते हैं कि मतलब ये PDS जो है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इसको अभी कोविड की वजह से बढ़ाया गया है, 5 किलो की जगह 10 किलो कर दिया गया है, वो फ्री में दिया गया है, आपने सबने सुना होगा। इसमें गवर्नमेंट को 90,000 करोड़ रुपए खर्च करना है, एडिशनल ये मतलब बर्डन कह लीजिए या हेल्प, गवर्नमेंट को तो अपने पास से खर्च करना है, यानी बजट से। और 5 किलो राइस या चावल और या फिर उसकी जगह वीट, या 1 किलो और 1 किलो चना, ये देना है। उसके अलावा अच्छा, इससे कितने लोगों को यानी कि फ़ायदा मिला? अब ये नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। 71 करोड़ पीपल है ना ने इसका फ़ायदा उठाया, लिया वहाँ से, जो तकरीबन 67% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना भी चलती है। अंत्योदय अन्न योजना जो है, उसके तहत 9 करोड़ लोग को बेनिफिट मिलता है।
5 लोगों के हाउस होल्ड को 35 किलो जो है वो यानी कि सीरियल मिलता है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, माइग्रेंट्स थे, हमने देखा वो गए, तो उनको भी फ्री में जो है वो 5 किलो ये अन्न दिया गया। इसमें गवर्नमेंट को 3,000 करोड़ का तकरीबन खर्चा करना पड़ा। टोटल जो है कोविड के ज़माने में 2.35 लाख करोड़ जो है वो फूड सब्सिडी में कोविड के ज़माने में देना पड़ा। अच्छा, आप कभी कभी ये देखते होंगे कि सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे कि साहब वो खाना नहीं था इसलिए हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बहुत अन्न है, ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या है? मिसमैनेजमेंट की। जैसे हिंदू में 17 अक्टूबर 2017 में एक रिपोर्ट छपी जिसके अंदर ये था कि झारखंड में एक बच्ची की डेथ हो गई और वो भात भात कहते हुए वो इस दुनिया से चली गई। प्रॉब्लम क्या है? उसमें था बाद में कि साहब वो कार्ड जो था, राशन कार्ड, वो आधार से लिंक नहीं था। बहरहाल प्रॉब्लम क्या है? मिसमैनेजमेंट की। शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं है, ऊपर वाले का बहुत करम है। करप्शन एक अलग प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने एक और रिपोर्ट पढ़ी होगी अभी उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर की, 2 यानी कि 2 सितंबर 2019 की है। उसमें बच्चे दिखाया, रिपोर्ट ये थी कि केस हो गया जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़, चूँकि उसने यानी कि मैलाइन करने की कोशिश की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। बीडीओ ने वहाँ के केस किया था कि बच्चों को दिखाया कि वो नून के साथ, नमक के साथ रोटी खा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मिसमैनेजमेंट, करप्शन, ये प्रॉब्लम है। खाना प्रॉब्लम नहीं है, खाना बहुत है अभी हम लेकिन प्रॉब्लम्स एक तो ये हैं कि जो हमने बात की किसान की आमदनी की, तो अगर सब कुछ ऐसा चलता रहता है जैसे है तो प्रॉब्लम कंटिन्यू करेगी। उसके अलावा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना होती है। कोई भी गवर्नमेंट में होता है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, बाहर होता है तो अच्छे अच्छे वायदे करता है। अपोजिशन जो भी है, मोहब्बत में आदमी जैसे कहता है कि मैं चांद ला के दूँगा, तारे ला के दूँगा। शादी हो जाती है तो फिर एक आम सी बात हो जाती है। ऐसे ही गवर्नमेंट में जब आ जाता है तो फिर वो चलाना पड़ता है, गवर्नमेंट को आगे की बात करना होती है। और अभी हम क्या बात करेंगे कि इंडिया का जो शेयर है जीडीपी में वो सिर्फ 7.09% है। अगर 100 रुपये हैं पूरी दुनिया के पास तो हमारे पास सिर्फ 7 पैसे हैं 100 रुपये में से। और अगर पूरी दुनिया की आबादी 100 है, 100 लोग हैं, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 17.7 यानी 17-18 लोग हिंदुस्तान में हैं, है ना। तो मतलब, और उसमें भी जो हमारे पास 7 पैसे जो हैं, उसमें से भी जो रिकॉर्ड है ये स्टैटिस्टा की 2019 का डेटा है, जो ये कहता है कि इंडियन पॉपुलेशन में 1% जो है, 1% टॉप के लोग 73% वेल्थ पर काबिज़ हैं, उनका कब्ज़ा है, यानी उनके पास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन जैसे यूएस है, आबादी हमारी ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, उसके पास 21 ट्रिलियन डॉलर की उनकी जीडीपी है। चाइना की दूसरे नंबर 14 है, जापान की 5 है, जर्मनी की 3 है, इंडिया हमारी जो है वो 2.8 ट्रिलियन है 2019 के हिसाब से। और हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकॉनमी। अक्सर ये आपने स्लोगन सुना होगा। तो वहाँ तक जाएं कैसे? तो इसलिए जो है वो प्रॉब्लम्स हैं,
तो इसलिए एग्रीकल्चर बिल लाया गया। शुरू में मतलब वो बिल था, बाद में अब एक्ट बन गया है। और इस एक्ट 3 एक्ट हैं जिसकी हम बात पार्ट 3 में करेंगे, और आंदोलन की बात करेंगे, और मतलब क्यों लाया गया, उससे क्या पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं, लोगों को क्या भ्रम है या क्या उनकी आशंका है। यानी भ्रम तो ये होता है कि मतलब आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा है नहीं। आशंका ये कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, किसान जो है पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जो भी जिस फील्ड में होता है, सारे किसान पढ़े लिखे ना हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो जिस फील्ड में होता है उसको अपनी फील्ड का तजर्बा होता है। तजर्बा बड़ी चीज़ है, एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखिए पढ़ाई लिखाई आपको अगर मिनिस्टर बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, वहाँ नहीं है कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आज भी पूरे पूरे मुल्क चल रहे हैं तो एक्सपीरियंस के बेस पर हैं। पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है, मिनिस्टर्स हैं, क्वालिफिकेशन नहीं है। तो थर्ड पार्ट जो है वो भी अपलोड होगा, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये बात पसंद आती है, जो बात की गई, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।